हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी परीक्षा और आने वाले ऑन और परीक्षाओं को देखते हुए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित होगी। और इसको मैंने लिया हूँ डॉक्टर राम कुमार बिहार की पुस्तक और समग्र छत्तीसगढ़। डॉक्टर राम कुमार बिहार और समग्र छत्तीसगढ़ में मेन पॉइंट को मैं बताने की कोशिश की हूँ ताकि आपकी सहूलियत हो जाए। ये विशेष करके जो छत्तीसगढ़ पीएससी देंगे या एसआई का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा तो सारे एग्जाम में बहुत काम आने वाली है आपका। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को हम लोग लेकर चलेंगे। तो प्रमुख बिंदु पर चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ परिचय हो जाए और कुछ परिचय को देख लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ उस समय क्या कहलाता था और किस प्रकार इसका नाम हम पड़ा, थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। छठी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान बराह मिहिर के बृहत संहिता नामक ग्रंथ में दक्षिण कौशल में स्थित आग्नेय कोण में बताई गई है। तो पहला चीज तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आग्नेय कोण क्या है। अगर मैं इस प्रकार के दो चिन्ह बना लूं और यहाँ पर मैं पूर्व कह दूं, याद रखना ये पूर्व है तो ये पश्चिम वाला भाग है, और इसको मैं उत्तर कह दूं और ये दक्षिण कह दूं, तो आग्नेय कोण ये वाला कोण होगा, मतलब ये वाला कोण होगा। ये वाला कोण आग्नेय कोण कहलाता है, जो पूर्व और दक्षिण साइड होता है। ठीक है, इसको आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस पुस्तक में आग्नेय कोण का बताया गया छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल का स्थान। तो ये आपका मिहिर ना, बराह मिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में। रामायण युगीन महर्षि वाल्मीकि का आश्रम रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान पर था। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। दक्षिण कौशल के सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाणिक विवरण चीनी यात्री हेन सांग ने भारतवर्ष के दौरे के दौरान प्राप्त किया। जब चीनी यात्री यहाँ पर आए थे तभी उन्होंने विवरण दिया। उनके अनुसार इस राज्य की सीमा अर्थात छत्तीसगढ़ की सीमा 6000 ली अर्थात 1000 मील से अधिक है। तो सबसे पहले प्रमाणिक विवरण देने वाला कौन है? तो हेन सांग आएगा, जो हर्षगुप्त के समय ना बालार्जुन, महर्षि गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए थे। महानदी को स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया और महाभारत के भीष्म पर्व प्रथम और मत्स्य तथा ब्रह्म पुराण में भी इसे चित्रोत्पला लिखा गया है। बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र के उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर गामस कोसलीन ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। याद रखना, गामस कोसलीन ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कौशल या कोसलीन नाम का गांव मल्हार से 16 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम की माता इसी ग्राम से थी। महाभारत के सभा पर्व में कौशल का वर्णन है। एक चीज और, कभी क्वेश्चन पूछे ये कहाँ वर्णन, तो याद रखेंगे महाभारत के कहाँ पर सभा पर्व में भी कौशल का वर्णन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रतनपुर छत्तीसगढ़ के चारों युगों की प्राचीन राजधानी थी। इसे सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर कहा गया। माने सतयुग में मणिपुर था, मणिपुर का अपभ्रंश माणिक हो गया त्रेता में, और अपभ्रंश हुआ द्वापर में हीरा हो गया, और अपभ्रंश होकर कलयुग में रतनपुर हो गया। ये आसानी से याद करेंगे। महाभारत कालीन एक राजा मिलता रुक्म की राजधानी रुक्म की राजधानी गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठानपुर पैठान थी। चेदी देश के राजा भब्रुवाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे भब्रुवाहन, की राजधानी चित्रांगतपुर सिरपुर थी। उन्होंने अपने माँ के नाम पर चित्रांगतपुर बनाया था। चित्रांगतपुर सिरपुर ही थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और महाभारत कालीन मोर ध्वज का संबंध रतनपुर में से आरंग से जोड़ा जाता है। माने मोर ध्वज जो महाभारत कालीन राजा थे उनका संबंध रतनपुर और आरंग से जोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ नाम का प्रथम उल्लेख खैरागढ़ रियासत के चारण कवि दलराम राव की रचना 1487 में देखने को मिलती है। तो दलराम राव, याद रखना गोपाल मिश्र का जो रहता है दलराम राव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा यह चीजें यहाँ पर। इनकी जो रचना है, ये चारण कवि जो राजा महाराजा के दरबार में जब गायन करते थे उनको चारण कवि कहा जाता था। ये 1487 में सबसे पहले उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ का। काशीनाथ गुप्ते ये मराठों के इतिहासकार थे। काशीनाथ गुप्ते ये रचयित नागपुर कर भोसले
नागपुर कर भोसले यांची बखर, ये पुस्तक का नाम है उनकी, में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। एक कर जो ले रहे थे उसका वर्णन किया गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रतनपुर के ही गोपाल मिश्र ने 1689 में खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। पहले 1487, फिर 1689, ये खूब तमाशा में उल्लेख किया। पुरातत्ववेत्ता एक करनिघम ने इस अंचल के महाकौशल है छत्तीसगढ़ लिखा है। प्रसिद्ध शास्त्री टेलेमी भूगोलवेत्ता थे, ने इस अंचल को अधिष्ठी अधिष्ठी कहा गया है। ये कहा इसमें राय बहादुर हीरालाल छत्तीसगढ़ शब्द को चेदीसगढ़ का परिवर्तित रूप माना। कहते हैं पहले चेदीसगढ़ था, बाद में इसी परिवर्तित होते होते वो छत्तीसगढ़ हो गया। श्री जे बी बेंगलर ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बना, माने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, ऐसा मत व्यक्त किया। इनका कहना है जरासंध के काल में चर्मकारों को बाहर निकाल दिया था, और चर्मकार बाहर निकल गए तो छत्तीसगढ़ बना लिए, उसी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर छत्तीसगढ़ बना। ऐसा एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है बेलगर की अवलोकन जो है। अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ लिखा है। ये कुछ उसके परिचय हो गए छत्तीसगढ़ के। अब चलो यहाँ के कुछ क्षेत्रीय राजकाज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल में छत्तीसगढ़, मौर्य काल और गुप्त काल एवं बाकाटक काल। आज हम लोग जो होता है मौर्य काल, गुप्त काल और बाकाटक काल पर थोड़ा सा देखेंगे। तो मौर्य काल की अगर बात किया जाए तो हम ये देखेंगे कि मौर्य काल में जो सबसे प्रतिष्ठित काल रहा मौर्य काल, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य और आपका अशोक ज्यादा फेमस रहे। बिंदुसार और आपका अशोक महान और आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये ज्यादा फेमस हुए। उनका क्या शासनकाल छत्तीसगढ़ तक सीमित था, ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचता था। उसमें अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में ठठारी, अकलतरा, तारापुर, तारापुर आदि स्थानों में तांबा और चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। आहत मुद्राएं ये होती थी उस समय, जो मौर्य काल में सबसे पहले मुद्रा जारी हुआ चांदी का, उसमें केवल ठप्पा मारा गया, इसमें किसी राजा आजा का नाम उल्लेख नहीं है, केवल एक ठप्पा मार दिया जाता था जिसको आहत मुद्राएं कहते थे। और यही आहत मुद्राएं ठठारी, अकलतरा और तारापुर से हमको प्राप्त हुई मौर्य काल का। याद करने के लिए कहाँ से प्राप्त हुई मौर्य मयूर को, जब कोई मयूर सामने होता है और नाचता है तो लोग ठठक कर देखते हैं ना मयूर को, मयूर नाच रहा है तो ठिठक के देखते हैं, तो ठठारी याद हो जाएगा। अकल पर ताला लग जाता है, उसको देखते ही रहते हैं और दिन में तारे नजर आते हैं। तो ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। मौर्य के समय के दो लेख सरगुजा जिले के लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ की पहाड़ी की दो गुफाओं में खुदी है। यह लेख सुतनुका नामक देवदासी और उसके प्रेम करने वाले कलाकार संबंधित है। गुफाओं का नाम जोगीमारा और सीताबेंगा है, जहां पर हमको उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। सीताबेंगा मौर्य काल का नाट्यशाला है, भारत के सबसे पुरानी नाट्यशाला है। सरगुजा में रामगढ़ के पास अशोक का लाट प्राप्त हुए। मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर प्रांत से प्राप्त हुए बताया जा चुका है। तारापुर और रायगढ़ में भी मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, और डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र ने आरंग और गुजरा गांव में आहत सिक्के की क्या की है, खोज की है। थोड़ा गुप्त काल की बात किया जाए, गुप्त काल के यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, हमें प्राप्त होता है दक्षिण कौशल क्षेत्र के उल्लेख प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत विजय करने जा रहा था तो छत्तीसगढ़ को ही रास्ता बनाया। और एक चीज और, लेख में मैंने जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, 19वीं पंक्ति में लिखा है कौशल महेंद्र महाकांतर व्याघराज कोरल कमष्टराज। अर्थात उन्होंने कहा कि ये महेंद्र, कोई महेंद्र नामक राजा को हराया था, कौशल के महेंद्र नामक राजा को हराया और महाकांतर के व्याघराज को हराया। ये उल्लेख हमको मिलता है। क्वेश्चन पूछे तो सबको मालूम है कौशल महेंद्र और व्याघराज को है, लेकिन कौन सी पंक्ति में, तो 19वीं पंक्ति में उसका उल्लेख है। उत्तर भारत में गुप्त और दक्षिण भारत में बाकाटक शासन करते थे। भारत की बात किया जाए, अगर ये भारत देश अगर बनाने की कोशिश करूं, ये भारत देश है, ये उत्तर भारत साइड तो आपका गुप्त शासन कर रहे थे और दक्षिण भारत साइड बाकाटक शासन कर रहे थे, इसमें ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बानवरत नामक ग्राम में 20 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक कांच, एक समुद्रगुप्त और 7 सिक्के चंद्रगुप्त है। कांच नामक कोई भी राजा था, गुप्त राजा, समुद्रगुप्त, ये सब के सब गुप्त राजा जिनके सिक्के प्राप्त हुए। और शक्ति राज के गुंजी नामक स्थान पर कुमार बरदत्त का लेख मिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कुमार बरदत्त का लेख कहाँ मिला, तो शक्ति राज्य, अभी शक्ति जिला बन गया ना, गुंजी नामक स्थान पर हमको मिला है। बांका टक्को की बात कर लिया जाए तो बांका टक्का का ज्यादा तो जिक्र नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में हमको बांका टक्को को भी मिलता है। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी दक्कन क्षेत्र में, अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में बांका टक राजवंश का उदय हुआ।
बस्तर अंचल के राजा भवदत्त ने बाकाटक को परास्त कर उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। आगे जिक्र होगा इसका। बाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने इसका बदला लिया और नलों की राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पोड़ागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता, पोड़ागढ़ ये याद रखेंगे। अब हम लोग का मेन चलना है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग वर्णन कर लेते हैं और वर्णन करके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले राजश्री तुल्यकुल वंश को हम लोग देखते हैं। हालांकि इस वंश का कोई सनन का कोई उल्लेख नहीं मिला, केवल इसमें एक ताम्रपत्र के आधार पर ही जिक्र किया जा रहा था। यहाँ पर राजश्री तुल्यकुल वंश पाया जाता था। भीमसेन द्वितीय नामक एक राजा था जिसका आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 6 राजाओं का जिक्र है। बस इतना ही मिलता है इसके बारे में। सुर, दैत, विभीषण, विभीषण प्रथम, दैत वर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। यह सूरवंश भी कहलाता था। सुर नाम से सूरवंश कहलाता था। इसके अलावा इतिहास मौन है राजश्री तुल्यकुल वंश के बारे में बता रहे हैं। जो मेन वंश हम चलना है वो नल वंश की बात करते हैं। तो नल वंश को हम लोग देखेंगे। तो नल वंश का जिक्र तो पुराणों में भी है। अगर मैं बात करूं, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है नल वंश का वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। पौराणिक शासकों ने नल वंशकों का कौशल प्रदेश का शासन होगा ऐसा बोला गया है। पौराणिक शासक नल वंशकों का वर्णन है इसमें वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वायु पुराण अनुसार नलों को कौशल और निषेध दोनों का स्वामी माना गया है और नलों की राजधानी पुष्करी थी। यह वर्तमान बस्तर में पड़ता है। याद रखना, नलों की राजधानी पुष्करी, ये याद रखना। इस चीजों में नलों की राजधानी क्या थी, बस्तर साइड पड़ेगा ये पुष्करी। नल वंश के राजा बराह राज का पहला जिक्र होता है। नल वंश का प्रथम राजा बराह राज था जिसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं एडेंगा एकोंडा गांव में पड़ेगा मिलती है। ये क्वेश्चन बन सकता है। बराह राज, बराह मतलब सुअर होता है, वहां पर बराह राज का एडेंगा में मिलता है। भवदत्त वर्णन, ये भवदत्त जो है, भवदत्त जो है, इसका जो है भवदत्त राजा है, इसका हम पहले ही पढ़ चुके थे। बाकाटक राजा को हरा चुका है। बाकाटक राजा नरेंद्र सेन को यह परास्त किया था। भवदत्त ने उसकी राजधानी की तोड़फोड़ की थी। तो भय दिखा दिया बाकाटक नरेश को। ऐसे करके याद करो कि इसने बाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को परास्त किया। भट्टारक, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नलवंशी और इसने भवदत्त वर्णा ने भट्टारक उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। करने वाला अंचल का पहला शासक था और इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका, याद रखना, अचाली भट्टारिका थी। अब आता है एक मेन राजा, महाराजा अर्थपति। महाराजा अर्थपति की बात करेंगे तो जिस प्रकार हमने देखा भवदत्त ने नरेंद्र सेन को हराकर बाकाटक राजा को परास्त कर दिया था और उसको लूट डाला था, ठीक उसी प्रकार बाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति को पूरी तरह परास्त किया। मैंने देखो, अर्थ मने भी पृथ्वी होता, पृथ्वी तो पृथ्वी है, माने एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। हिंदी वाले ने अंग्रेजी को हराया। अर्थपति जो था वो आपका नल वंश का राजा था और पृथ्वी सेन बदला ले रहा था। तो पृथ्वी सेन बाकाटक नरेश था जो बदला लिया, अर्थपरी को पूरी तरह परास्त किया और इसकी राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक और राजा मिलता है स्कंद वर्मा। स्कंद बर्मन पोड़ा गांव में विष्णु मंदिर बनवाया ऐसा मिलता है। पोड़ागढ़ शिलालेख नलों का पहला शिलालेख बन जाता है। कौन सा शिलालेख नलों का पहला शिलालेख, तो पोड़ागढ़ शिलालेख मिलता है जो स्कंद वर्मा का है, जो पहला शिलालेख मिलता है। एक महान राजा और मिलता है बिलासतुंग, बहुत इंपॉर्टेंट। राजीव लोचन का मंदिर बनवाने का श्रेय इनको जाता है। राजीव का विष्णु मंदिर इन्होंने बनवाया था। नल वंश के 5 अभिलेख प्राप्त हुए, केसरीवाड़ा और पड्डिया पठार उड़ीसा में मिले, सिद्धपुर अमरावती मिले, पोड़ागढ़ जयपुर राज्य मिला और राजीव छत्तीसगढ़ मिला है। इसके बाद हमको चलना है सरभपुरी राजवंश। सरभपुरी राजवंश भी बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश हो जाता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश में। मुख्य रूप से सिरपुर के आसपास, सरभपुर राजधानी होगा सिरपुर, याद रखना ना, सिरपुर के आसपास और मल्हार के आसपास इनका राज ऐसे माना जाता है इतिहासकारों ने। और सरभ वंश का संस्थापक कौन था, सरभराज था। सरभराज से सरभराज, याद रखना, सरभराज इसका संस्थापक था। और इन लोग, और अगर जानकारी दूं तो इन लोग का क्या, वैष्णव धर्म के अनुयायी सरभपुरियों का ताम्रपत्र में अपने को परम भागवत, क्वेश्चन बन सकता है, कौन अपने आप को परम भागवत कहता है, तो परम भागवत यही सरभवंशी वाले राजा अपने आप को कहे हैं। और सरभपुरियों के राजमुद्रा गज लक्ष्मी, बहुत बार पूछ चुका है, सरभपुरियों के राजमुद्रा क्या थी, गज लक्ष्मी थी और इन लोग का निशान भी गज लक्ष्मी था, जो ताम्रपत्र सिक्कों पर क्या था, उत्कीर्ण था।
कुछ राजाओं को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राजा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो एक सरबराज नाम से ही है। सरबराज का संस्थापक माने सरबराज के इस वंश का संस्थापक था। इस नाम पर ही राजवंश का नाम भी पड़ा और राजधानी का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा। पहले आदमी सरबराज। फिर महाराजा नरेंद्र हुए। महाराजा नरेंद्र सरबराज का पुत्र था। अपने शासन के तीसरे वर्ष में पेपर दुला ताम्रपत्र जारी की। क्वेश्चन बन सकता है पेपर दुला ताम्रपत्र किसका? महाराजा नरेंद्र का था। प्रसन्न मात्र याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए। ऐसे याद करना सोने के सिक्के चला के प्रजा का मन जीत लिया, प्रसन्न कर दिया प्रजा को प्रसन्न कर दिया। ऐसे करो तो प्रसन्न मात्र याद हो जाए। क्वेश्चन बनेगा कि किसने सोने के सिक्के चलाए थे? सरबपुरी जो आपका वंश का था। तो ये प्रसन्न मात्र याद रखेंगे। सिक्कों के ऊपरी भाग में केंद्र पर गरुड़ तथा दोनों किनार पर शंख और चक्र का अंकन किया गया है। इसके बाद एक और राजा का जिक्र होता है जिसका नाम है जयराज। जयराज वैष्णव धर्म को उपासक थे। इसकी राज मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है। अपने ताम्रपत्र में अपने को परम भागवत लिखा है। सुदेव राज एक इसके सर्वाधिक याद रखना सुदेव राज के सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए और इसके शासनकाल में पांडुवंशी इंद्रबल सामंत था। मैंने इंद्रबल नामक एक व्यक्ति था जो काफी इसका शक्तिशाली था और इसका सामंत था। बाद में यही इन लोग को जो सरबपुरी वंश को विनाश करने के कारण ये इंद्रबल ही होगा। ये पांडु वंश की स्थापना करता है इंद्रबल राजा जो बनता है और इनका विनाश पर। फिर आएगा प्रवरराज। प्रवरराज के 2 ताम्रपत्र ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए। यहाँ से ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए प्रवरराज का। प्रवरराज द्वितीय लास्ट में आएगा। प्रवरराज द्वितीय इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अब आता है पांडुवंश। पांडुवंश की अगर मैं बात कर लिया जाए तो मैंने पहले बोला इंद्रबल मेन राजा हुआ करता था। यहाँ पर सरबपुरियों के पश्चात कौशल प्रदेश में शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंश पांडु राजवंश था। इसे सोमवंशी भी कहलाए। अमरकंटक क्षेत्र सोम क्षेत्र कहलाता था अतः इससे लगे अंचल पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। इस वंश के शासक तीवर देव का राजीव ताम्रपत्र प्लेट जो है 1785 से प्राप्त हुआ जब इस वंश के बारे में पता चलता है। पांडु वंशियों ने पहली बार इस प्रदेश को कौशल प्रदेश और अपने को कौशलाधिपति कहा। तो कौशलाधिपति कौन कहते हैं? तो कौशलाधिपति अपने को ये कहते हैं पांडु वंश वाले कहते हैं। इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। सरबपुरियों ने भी बनाई थी और पांडु वंश वाले ने भी इनको पांडु वंश क्या आपने विशेष करके इंद्रवल ने ही नष्ट किया था। इन्होंने भी सिरपुर को ही अपनी राजधानी बनाया था। प्रमुख राजा में आ जाते हैं तो प्रमुख राजा इनका आता है उदयन। उदयन वास्तव में इंद्रबल के पिता थे। शायद तक इन्होंने राजकच अपने पिता को सौंप दिया होगा जीतने के बाद। तो उदयन करके मिलता है पहला राजा। पांडुवंशियों के शासन क्रम पहला नाम उदयन आता है। भवदेवरण केसरी भाद्रक शिलालेख में भवदेवरण केसरी के भाद्रक शिलालेख में पांडुवंशी प्रथम शासक उदयन का उल्लेख मिलता है। बार बार इंद्रबल की बात करता हूं। इंद्रबल हमने देखा था प्रवरराज के दरबार में थे। इंद्रबल उदयन का पुत्र था। इसका विवाह कौशल की राजकुमारी लोक प्रकाशा याद रखेंगे लोक प्रकाशा से हुआ था जो अमर्य कुल की राजकुमारी थी। इंद्रबल सरबपुर सुदेव राज याद रखना किस राज में? सुदेव राज के यहाँ सामंत था। इंद्रबल था ना। इंद्र वैसे भी सुख का देवता है तो सुदेव राज याद रखेंगे। सरबपुरी ठीक है। और सुरा सुंदरी में तो खोया रहता था। सरबपुरी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा इंद्र का। खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। खरोद का लक्ष्मेश्वर मंदिर याद रखना इनका पुत्र का नाम है ईशान देव। ईशान देव ने इसको करवाया था। अपने नाम पर इंद्रपुर नगर की स्थापना भी की थी। और लक्ष्मेश्वर मंदिर का एक चीज और है कि लक्ष्मेश्वर मंदिर का लक्ष्मण शेष या विष्णु से कोई संबंध नहीं। वस्तुतः यहाँ का परंपरा के अनुसार इस मंदिर में 1 लाख चावल चढ़ाना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? लक्ष्मेश्वर मंदिर पड़ गया। पांडुवंश के कुछ और राजा के जिक्र हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं जिसमें एक आएगा महाशिव तीवरदेव। इसने अपनी राजमुद्रा में गरुड़ अंकित करवाया। तीवरदेव को बूढ़ा ताम्रपत्र रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर नंदराज द्वितीय अपने पिता तीवरदेव के बारे में अड़भाड़ ताम्रपत्र में वर्णन किया। अपने बारे में कम, अपने पिता महाशिव तीवरदेव के बारे में ज्यादा वर्णन किया। हर्षगुप्त आया। इनका विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इनका विवाह मोखरी राजवंश के सूर्यसेन की पुत्री बाष्टा देवी से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हर्षगुप्त की स्मृति में ही सिरपुर में विष्णु मंदिर बनवाया था। किसने? बाष्टा देवी ने। बाष्टा देवी ने विष्णु मंदिर बनवाया था, जो लक्ष्मेश्वर मंदिर के नाम के रूप में जाना जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि लक्ष्मेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये खरोद का नहीं है, ये सिरपुर का लक्ष्मेश्वर मंदिर जो ईंटों का ताजमहल कहलाता, बाष्टा देवी ने बनाया था। हर्ष और बाष्टा देवी से ही उनकी संतान थी महाश्रीगुप्त बालार्जुन, जो कि बोला जाए पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। तो हम बात करते हैं महाश्री गुप्त बालार्जुन की। तो महाश्री गुप्त बालार्जुन की बात किया जाए तो पांडु वंश का प्रतापी राजा था। इसने महत, याद रखेंगे, महत की उपाधि धारण की। बालार्जुन शिव भक्त था। इसी के समय सिरपुर में बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र विकसित हुआ। बालार्जुन की मुद्रा ने गज लक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान वृषभ, कुकुदमान वृषभ, विश्रम माने साण होता, तथा त्रिशूल का अंकन करवाया। ये दोनों शिव से संबंधित है, क्योंकि खुद ये शिव भक्त था। इसके समय को पांडु वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन? महाशिव गुप्त बालार्जुन। बाल्यावस्था में धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम बालार्जुन पड़ा, ये भी बता दूं। इसके दरबार में महाकवि ईशान प्रसिद्ध कवि थे। याद रखना, दो ईशान आ रहे थे, एक इंद्रवल का लड़का जो खरोद में लक्ष्मेश्वर मंदिर बनाता है, और एक ईशान कवि जिसके समय महाश्री गुप्त के समय था। चीनी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग 630 से 644 ईस्वी के मध्य इसी के समय भारत की यात्रा की थी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलकेशिन अनुमानता पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति लेख के अनुसार कौशल नरेश उसके दरबार से पराजित हुआ था, उसके द्वारा। ये कहा जाता है पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। और शायद तक हर्ष जो था, हर्ष का साथ कौन दिया होगा? ये महाश्रीगुप्त बालार्जुन दिया होगा, वो भी परास्त हुआ होगा। तो अनुमान लगाया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने महाश्रीगुप्त बालार्जुन को परास्त किया था, और बाद में इन पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। और महाश्रीगुप्त के 27 ताम्रपत्र सिरपुर में एक व्यक्ति के घर के बाड़ी से प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। आगे भी क्रमशः मैं इसी प्रकार हर 2 दिन में, 1 दिन 2 दिन में पूरा इतिहास को कवर कराने की कोशिश करूंगा, और जो विशेष करके आपका सीधा सीधा हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक के द्वारा मेन पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच।